बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी, आपने देखा कि ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया है, ठीक है, और आगे से रिस्पॉन्ड दिया है जो है। और देखते हैं कि भाई अब ये जो इसराइल पे हमला किया ईरान ने, इसका क्या नतीजा निकल सकता है और इसके लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि एक सिलसिला जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर चला हुआ है कि भाई पहले इसराइल कुछ करता है और उसके नतीजे के तौर पे फिर ईरान आगे से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बैक एंड फोर्थ का जो प्रोसेस है ये मुसलसल जो है वो चली जा रहा है। अब आपने देखा कि रिसेंट जो है वो स्ट्राइक के अंदर क्या हुआ कि ईरान ने जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया दोबारा से, ठीक है, दोबारा से अटैक किया। और ये अलग बात है कि दोबारा से अटैक किया, एक तो वो ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो कब्जे वाली टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, ठीक है, इस बात को आपने सबसे पहले समझना है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि भाई उसने पहले से ही वार्न कर दिया था 10 मिनट पहले कि भाई हम जो है वो अटैक करने जा रहे हैं। जैसे पिछली बार 24 आवर्स पहले जो है वो बताया था कि भाई हम हमला करने जा रहे हैं, समझ गए हैं ना। एक तो ये बता के ईरान कर रहा है और दूसरा जो है हम ये देख रहे हैं कि अब ईरान के लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब ये कहा जा रहा है कि ईरान अब अपने सर्वाइवल की जो जंग है वो मिडिल ईस्ट के अंदर स्टार्ट करने जा रहा है। जब ईरान अपने सर्वाइवल की जंग कर रहा है और इजराइल अपने सर्वाइवल की जंग कर रहा है, तो ऐसे में जो है अब ये प्रॉब्लम पैदा हो गया कि शायद ये जो वॉर है ये रिस्क है लॉन्ग फियर्ड रीजनल वॉर का। भाई ये रीजन के अंदर फैलेगी। ऑलरेडी आपने देखा कि लेबनान के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है इस टाइम पे, है जी, लेबनान जो है वहां पे भी अब अमेरिका जा चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और मुश्किल होता जाएगा। तो ये जो ईरान का मिसाइल अटैक है, दूसरा मिसाइल अटैक आपसे कह सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या ग्रेटर जो है वो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं मिडिल ईस्ट के रीजन के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है, इसमें आपने देखा कि भाई ये जो पिक्चर है ये वायरल हुई है, जिसमें ईरान जो है उसने जो अपने मिसाइल हैं वो फेंके हैं इसराइल के ऊपर। और ईरान का ये कहना है कि 99% जो है वो उनका टारगेट अचीव हुआ। और आयरन डोम जो है, जो उनका सिस्टम है आयरन डोम, इस तरह का एक सिस्टम है कि जब भी जो है वो रॉकेट वगैरह आता है तो क्या करता है, वहीं पर ही उसको स्पेस के अंदर जो है तबाह कर देता है। लेकिन वो नाकाम हो गया ईरान के अकॉर्डिंगली और जो है उन्हें नुकसान पहुंचा। जबकि दूसरी साइड पर हम ये देखते हैं कि जो इजराइल के ऑफिशियल्स हैं वो इसके अपोजिट बात करते हैं। वो ये कहते हैं भाई 99% जो है वो फेल हो गया और 1% जो है जेरूशलम या तेल अवीव जो है वो वहां पे उसने अटैक किया या वहां पे नुकसान पहुंचा, बाकी हमें नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए, ईरान ने क्या किया जी, मिसाइल अटैक किया इसराइल के अगेंस्ट में। हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने जो है वो 100 से ज्यादा मिसाइल जो है वो लॉन्च किए हैं। और इस बार पिछली बार की बनिस्बत आपने देखा, जो पिछली बार जो रॉकेट लॉन्च हुए थे उसने घंटों लिए थे, घंटों ट्रेवल करके वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद इसराइल ने आगे से जो है उन्हें नाकाम बना दिया था 99% को। लेकिन इस बार वो भेजे हैं जो 10 मिनट में जो है वहां पे पहुंचे हैं, ठीक है जी। और 10 मिनट के अंदर जो है उसने अपना हदफ जो है वो अचीव किया वहां पे। और जिसके अंदर अल-फतह मिसाइल भी शामिल है, जो उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो फास्टेस्ट जो है उनका मिसाइल है, जो सिर्फ 4 मिनट के अंदर पहुंचता है, तो वो भी साथ में शामिल थे। तो इस बार का अटैक पिछली बार की निस्बत थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। और गो के इस बार ईरान ने कोशिश की है कि भाई वो दुनिया, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था ईरान को कि भाई उन्होंने जो है वो सिर्फ अपनी जो है वो निदामत मिटाने के लिए अटैक कर दिया। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हमने देखा कि अटैक हुआ ईरान की तरफ से, ठीक है। अब जो ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स गार्ड हैं, यानी उनकी जो आप कह लें आर्मी है सिंपली, ठीक है जी, उन्होंने ये बात कही है कि भाई उन्होंने क्या किया जी, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2024 को जो है उन्होंने क्या किया जी, ये मिसाइल अटैक किया। और किसके रिस्पांस के अंदर, इस रिस्पांस के अंदर कि खास करके जो अभी लेटेस्ट आपने देखा जो असैसिनेशन हुई है, ठीक है जी, जो हिजबुल्लाह है उनके लीडर की असैसिनेशन हुई है हसन नसरुल्लाह की, उसके नतीजे के तौर पे उन्होंने फायर किया, जो बेसिक जो सबसे मेन ट्रिगर बना। बाकी भी रीजंस हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमने देखा कि भाई पूरे इजराइल के अंदर जो है वो अलार्म आपने देखा बजे, एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और एक बहुत ही खौफ की फिजा जो है इजराइल के अंदर देखने को मिली, वो जो कि हम गजा के अंदर कब से देख रहे हैं या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कब से देख रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें हम ये देखते हैं कि फिर से हमें वही नजर आता है कि इस बार भी यानी कि इजराइल और अमेरिका, ठीक है जी, यूएस और इजराइल जो है इसने मिलके जो है ये कहते हैं कि हमने डिफेंड किया इजराइल के सिस्टम को और उन्हें नाकाम बनाया। और 200 से ज्यादा वो कहते हैं भाई हमने टारगेट उनके नाकाम बनाए हैं। सो इसका मतलब अमेरिका अभी भी जो है वो शाना बिशाना खड़ा है फिलहाल। जबकि इजरायली ये कहते हैं, ईरान ने ये कहा कि ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि इजरायली ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ही नुकसान हुआ, कोई बहुत ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई इन्होंने कब्जे वाली लैंड के ऊपर किया, इसका मकसद क्या है?
जरा बात को समझिएगा। ईरान ने ये कहा कि भाई जो उनकी सॉवरेन टेरिटरी है, बात समझ रहे हैं ना, जो इजराइल की सॉवरेन टेरिटरी है, जहां पे इजराइल अपना हक जमा के बैठा है, हालांकि उसकी सॉवरेन टेरिटरी कोई बनती ही नहीं है, उसने तो सारा कब्जा ग्रुप है वो, ठीक है, तो वो वहां पे अटैक नहीं किया ताकि डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ईरान ये नहीं चाहता कि ये ग्रेटर बने, इसलिए उसने क्या किया जी, उसने वो इलाके जिसको ये कहा जाता है कि उसने कब्जे में लिए हुए थे 1967 की वॉर के बाद से, क्या अरब इजराइल वॉर के बाद से, तो उन एरियाज के ऊपर उसने अटैक किया। तो इससे क्या हुआ कि ये थोड़ा सा एक सेफ साइड पे ईरान ने खेलने की कोशिश की, यानी भी मार दो और साथ में इन रिस्पॉन्स में ऐसा मारो कि भाई वो बर्दाश्त भी कर जाए, समझ गया ना। तो इस तरह से ईरान ने सेफ साइड पे खेलने की कोशिश की है ताकि आगे से जो इजराइल है वो रिस्पॉन्ड ना करे और नुकसान ना हो ज्यादा। तो आयतुल्लाह खमेनी जो हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने जो है वो एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जो है अपना मैसेज शेयर किया और उन साथ में जो है वो बताया कि भाई जो कामयाबी है मुसलमानों को ही मिलती है, पहले स्टार्ट में आपको तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो राइटियस पीपल है मे हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस बट दे विल नॉट बी डिफीटेड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। कुरान की आयत को जो है यहाँ पे कोट किया है और बताया है कि भाई ये जिहाद है, या मुस्लिम कंट्रीज को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हम जिहाद कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के नाम के ऊपर अपने मुसलमानों के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे देखिए आप, इसके पैरेलल आपने देखा कि यूएन का इजलास भी चल रहा है इस टाइम पे, जो एनुअल जो सेशन होता है यूएन की जनरल असेंबली का, वहां पे वर्ल्ड लीडर्स भी इस टाइम पे मौजूद हैं, क्या, तो उनमें से भी एक वर्ल्ड लीडर जो है उनका यहाँ पे एक बयान यहाँ पे मौजूद है जिसमें वो क्या बताते हैं। आप जरा इस बात को समझिएगा, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये गेम को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं तो इसे समझना है। ये कहते हैं that richest 1% of humanity, the powerful global oligarchy is that allows bomb to be dropped on the women, elderly and children of Gaza, Lebanon or Sudan। क्या कहते हैं कि भाई दुनिया के 1% जो रिचेस्ट लोग हैं, ये कौन कह रहा है, ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। जाहिर बात है प्रेसिडेंट की एक पोजीशन होती है। वो कहते हैं दुनिया के 1% जो लोग हैं, ठीक है, 1% लोग हैं जो दुनिया की किस्मत का फैसला करते हैं, जो तय करते हैं, जिसको हम चाहे ज़ायनिज़्म का नाम दे लें, ठीक है जी, तो या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे लें, इनका एक अपना वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दे लें। तो बेसिकली वो 1% लोग इस टाइम पे जो है वो खून की होली खेल रहे हैं, चाहे वो सूडान के अंदर हो, अफ्रीका के अंदर आपने देखा वहां पे भी सिविल वॉर लगी हुई है, चाहे वो जो है यहाँ पे लेबनान के अंदर स्टार्ट हो गई है या गजा के अंदर हो रही है। तो 1% लोग अपने फायदे के लिए इंसानियत को तबाह कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप वॉर देखेंगे तो इस वॉर के पीछे आपको यही सारी साइकोलॉजी नजर आएगी। भाई 99% जो गुलाम हैं उनको 1% जो है वो रूल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना असला बेच के अपने जो है वो सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये इन्होंने कहां पे बात की है, यूएन के अंदर बात की है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जहां पे एक्चुअली में ये बात करनी चाहिए, तो इनकी हिम्मत को सलाम है कि इन्होंने ऐसी बात वहां पे की है, ठीक है। ये अलग बात है कि इसका असर जो है वो इजराइल के ऊपर किसी का नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका जो है वो खड़ा है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा मजीद इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ ये कि भाई जो ईरान है, ईरान के जो फौज है, रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने मिलिट्री अटैक किया, क्या जी, कहाँ पे किया। उनका ये कहना है कि उन्होंने बेसेस को जो है वो टारगेट किया है, जो इजराइल की मिलिट्री बेसेस हैं उनको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। वो कहते हैं भाई हमने 3 मिलिट्री बेसेस को जो है वो तेल अवीव के एरिया के अंदर जो है वो टारगेट किया है, और हमने आम पब्लिक को हमने टारगेट नहीं किया, हमारा मकसद उनको हर्ट करना नहीं है, ईरान ये कह रहा है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्ड किसका था, ये जो हसन नसरुल्लाह हैं, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हिजबुल्लाह के लीडर थे। तो जब इनकी असैसिनेशन हुई तो ईरान के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो थिंक टैंक्स है, जिसको हम आगे बात करेंगे जब हम देखेंगे ग्रेटर रीजन के अंदर कि कैसे ईरान अब अपने सर्वाइवल की जो वॉर है वो स्टार्ट करने जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आप ये कह लें कि इनके लिए, ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जाहिर बात है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो इनकी असैसिनेशन के बाद जो है ये फैसला हुआ ईरान की तरफ से कि हम करेंगे। पहले तो आपको पता है जुलाई के अंदर, आपको पता है भाई हमास के जो लीडर हैं, ठीक है जी, उनकी जब डेथ हुई, उनकी असैसिनेशन हुई ईरान के अंदर ही, तो उस टाइम पे ईरान ने कह दिया था हम जो है बदला लेंगे। ये वो बदला कहते हैं कि भाई हमने वो बदला भी लिया। और इसके अंदर ये जो इन्होंने अटैक किए हैं, तो इन्होंने पहली बार जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भी साथ में अल-फतह के इस्तेमाल किए हैं, जो कि प्योरली इन्होंने ये कहा था कि हम इजराइल के अटैक के लिए बना रहे हैं, और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जो 4 मिनट के अंदर जो है वो इजराइल को टारगेट करता है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं तो ईरान ये क्लेम करता है कि 90% जो है उसके सारे टारगेट जो है वो सारे के सारे अचीव हुए हैं, जबकि इजराइल इसके अगेंस्ट में जो है वो ये कह रहा है कि भाई 90% अचीव नहीं हुए। तो बेसिकली एक टारगेट हुआ। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें अमेरिका क्या कर रहा है और अमेरिका कहां पे मौजूद है, तो अमेरिका अल्टीमेटली पहले भी इजराइल का, हम जिसे कहते हैं यार था, अब भी उसी का यार है, ठीक है, दोनों का याराना वैसे ही है। गो के एक साइड से आप देखें कि अमेरिका जो है वो जो बाइडेन को उन्होंने इलेक्शन रेस से बाहर कर दिया कि भाई उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, और साथ में असला जो है उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका जो है, क्या जी, अगर यूएस जो है वो साइड पे हट जाए, ये जो इजराइल है वो एक हफ्ता या 24 घंटे या 48 घंटे भी वॉर नहीं लड़ सकता, क्या हम ये कह रहे हैं। अब इसी तरह से हम ये देखते हैं कि इसका मतलब जो यूएस का रोल है वो सारे का सारा जो है इस रीजन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि उसने अपने 40,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पे मिलिट्री भेजी हुई है, और नया ऑर्डर भी पास हो चुका है जिसके तो मजीद मिलिट्री यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो भेजेगा। सो इसका जो रोल है जो बाइडेन का या अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स है उनका रोल इस टाइम पे दुनिया को सिर्फ तबाह करने का है। और आपने देखा कि लास्ट वीक 3-4 दिन पहले ये कह चुके हैं ऑलरेडी जो बाइडेन साहब कि भाई मुझे नजर आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं जो बाइडेन साहब, कि मुझे नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक ग्रेटर जो है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने जा रहा है। ये जो बाइडेन साहब कह रहे हैं, इसका मतलब अब ये बंदा, इसको कैसे नजर आ रहा है, ये तो कोई फिलोसोफर तो है नहीं। सो इसका मतलब ये पॉलिसी बना चुके हैं। पॉलिसी क्या बना चुके हैं? ये पॉलिसी बना चुके हैं कि भाई हमने अब इस वॉर को आगे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कह चुका है कि भाई मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है, और मुझे जो है हिजबुल्लाह को अब टारगेट करना है, हमास को कमजोर करने या तोड़ने के बाद अब हिजबुल्लाह मेरा टारगेट है। सो इसलिए ये कह चुके हैं कि भाई जब हिजबुल्लाह को टारगेट होगा तो ईरान आगे से रिस्पॉन्ड करेगा तो ये वॉर फैलेगी। सो आप ये समझ लें कि भाई इन्होंने जो थ्रेट जाहिर किया ये इनकी पॉलिसी है, इनका थ्रेट नहीं है, और ये इसके लिए तैयार हैं, ठीक है, कि भाई हम इस वॉर को आगे लेके जाएं। अब यहां पे जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास हुआ इसके बाद, इस अटैक के बाद, और उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत क्लोजली इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और इजराइल के हम शाना बिशाना खड़े हैं, क्या जी, आयरन क्लैड की तरह खड़े हैं, समझ गया ना, शाना बिशाना उनके खड़े हैं। और वो कहते हैं भाई यूएस जो नेवल जो उन्होंने सिस्टम पूरा रखा हुआ, यूएस की आपको पता है नेवी के शिप्स वहां पे मौजूद हैं, ठीक है जी, और वो वहां पे इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इजराइल को। और वो कह रहे हैं कि भाई हमने भी जो है बहुत ज्यादा सिस्टम जो है वो, ये जो मिसाइल आए हैं इजराइल के ऊपर, इनको हमने तबाह किया मिलके। वॉर रोकने के लिए भी ये शोर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे साथ में ये कह रहे हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं भाई हम जो है डिफीट किया और हमने 90% जो है नुकसान जो है वो उसको बचा लिया होने से। What was the attack in response to? अगर हम ये बात करें कि ये अटैक क्यों हुआ, ईरान ने ये हमला क्यों किया, इसको अगर हम थोड़ा सा समझते हैं तो देखिए वो जो इन्होंने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट दी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में ईरान ये कह रहा है, ठीक है, ईरान क्या कहता है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में, वो कहता है कि जो असैसिनेशन हुई हसन नसरुल्लाह की, क्या कब हुई जी, 27 तारीख को, 27 सितंबर 2024 को इनकी असैसिनेशन हुई है, क्या आपको पता है। और ये इस टाइम पे जो है वो हिजबुल्लाह के हेड थे लेबनान के, क्या, और पिछले 30 साल से ये इसको लीड कर रहे थे, जी हाँ 30 साल से। अब दूसरी साइड से ये कह लें कि ये डिकेड्स हो चुके हैं, ये ईरान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ईरान के शिया इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कहां पे, मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिया सुन्नी काट की कोई बात कर रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इस गेम में क्या कहानी चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है। अब बेसिकली ईरान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता इराक के साथ, शाम के साथ जो वहां पे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस हैं, या सऊदी अरब के साथ, या किसी और मुल्क के साथ, इसलिए ये एक किस्म का उसने प्रॉक्सी ग्रुप बनाया हुआ था। ये जो हिजबुल्लाह था, ये हिजबुल्लाह जो है उसकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए जाहिर बात है ये पावर था, समझ गया ना। ईरान की अगर अपनी पावर है, ये साथ में मिलकर पावर बनी हुई थी, जिस वजह से ईरान का एक असर था मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर चाहे इराक की हम बात करें, वहां पे क्या जी जो शिया ग्रुप है उसको ये लीड कर रहे थे, शाम की बात करें हम, लेबनान तो इनका गढ़ है। बेसिकली ये जो 3 इलाके हैं, ये जो बाकी ममालिक है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी मामलात थे शिया के जो हैंडल हो रहे थे ईरान से बाहर, वो हसन नसरुल्लाह जो है वो उनको हैंडल कर रहे थे। सो इसलिए एक तो इनकी असैसिनेशन, ईरान ये कहता है कि भाई हमें इससे बहुत बड़ा दुख हुआ, सदमा हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया,
कि उन्हीं का हिस्सा है आप कह ले, या ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ईरान की आर्मी ने देती है। दूसरा वो कहते हैं भाई कि हमने जो आपने जो अब्बास नीलोफरोश जो है, इनको जो इनके जो रेवोल्यूशनरी कोप गार्ड के कमांडर जो थे उनको भी जाहिर बात है टारगेट किया गया था, तो उसके नतीजे के तौर पे। और तीसरा वो ये कहते हैं कि जुलाई के अंदर जो आपने किलिंग की थी इस्माइल हानिया की, क्या जी, उसके नतीजे के तौर पे जो हमास के लीडर थे जिनको ईरान के अंदर आपको पता है जुलाई में जो है असैसिनेट कर दिया गया था। तो ये 3 रीजंस बता रहे हैं कि इन 3 रीजंस की वजह से हमने जो है क्या किया जी, हमने अटैक किया। और दूसरा इसलिए क्या फलस्तीनियों को उनका हक नहीं दे रहे, ठीक है, हमने जिहाद की गर्ज से ये किया है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे अब एक्सपर्ट्स जो है वो तकसीम है, और वो जैसे मुसलमान तकसीम है तो जाहिर बात है एक्सपर्ट्स भी तकसीम है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भाई इस्माइल हानिया के बाद शायद ये ना करते, ठीक है। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि भाई इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है वो ईरान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि एक बंदा जो 20-30 साल से आपके इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट, आईआर के अंदर क्या है जी, नेशनल इंटरेस्ट है, वहां पे की पॉलिसी चलती है। तो बेसिकली यहां पे भी अगर हम ये देखेंगे जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं और जो शिया हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। अब इसमें बहुत डिटेल से बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से शिया अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो ये इल्जाम लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, शिया की बात कर रहा हूं, कि भाई ईरान की जो स्टेट है, ठीक है, वो ऑलरेडी सोल्ड कर चुकी है या सेल कर चुकी है। ये जो असैसिनेशन हुई है हसन नसरुल्लाह की, वो ये बता रहे हैं कि भाई इसके पीछे भी ईरान की स्टेट का ही इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने शेयर की हुई है सारी चीज़ें कि वो कहाँ मौजूद थे, किस जगह पे थे, तो ये सारा वो खुद करवा रहे हैं। और किसके तहत करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कि भाई उनके ताल्लुकात या हालात बेहतर हो जाएं या वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे शिया आइडियोलॉजी डिफरेंट है और ईरान की स्टेट की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप एज ए होल समझना चाहते हैं तो एज ए होल यही है, क्योंकि ईरान के नेशनल इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए ईरान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि अब उनकी पावर कम हो जाएगी। तो अब बजाय इसके कि ईरान वेट करे, क्योंकि अब अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या हो ये रहा है कि पहले हमास का खात्मा किया इजराइल ने, क्या जी, आप ये कह लें 80% हमास जो है खत्म हो चुकी है, जितनी तबाही इन्होंने की है। और हमास ही नहीं बल्कि गजा पूरे को उन्होंने तबाह कर दिया। अब उसके बाद उन्हें सबसे बड़ा थ्रेट था हमास से। दूसरा बड़ा थ्रेट जो उन्हें स्टार्ट से ही था, जो लिबनान के बॉर्डर से उनके ऊपर अटैक हो रहे थे, वो हिजबुल्लाह का था, ऐसा ही है। सो अब हिजबुल्लाह को वो खत्म करने चला है। इजराइल इस बात में बिल्कुल क्लियर है और वो ये बता चुका है वेस्ट को कि जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करेगा तब तक वो सीज फायर नहीं करेगा। सो ऐसे में अब उसका अगला टारगेट हिजबुल्लाह है, वो इसको तोड़ेगा। सो हमास को तोड़ा तो शायद ये ईरान के लिए इतना ज्यादा नुकसान नहीं था, सुन्नी मुसलमानों के लिए हो सकता है लेकिन ईरान के लिए नहीं था। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं हिजबुल्लाह के लिए, तो हिजबुल्लाह तो डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहा था ईरान के इंटरेस्ट को। सो इसलिए अब ये आप ये कह लें कि आप समझ लें कि ये ईरान के साथ ही एक वॉर स्टार्ट हो गई है। और इजराइल को ये पता है कि भाई अगर उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाना है या ईरान को इतना कमजोर कर देना है कि उसके ऊपर अटैक ना कर सके। तो इसलिए अब ईरान के लिए मजबूरी बन चुकी है कि वो रिटेलिएट करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाए जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये मामलात मजीद आगे बढ़े, और किस तरह से ये अब आगे बढ़ेंगे अब ये देखना है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका रिस्पांस देखते हैं तो हमास ने इसके ऊपर काफ़ी खुशी का इजहार किया जो ईरान ने हमले किए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपने जो है वो एक हीरो वाला काम किया है। और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं 57 कंट्रीज में, तो ईरान ही है जो इस टाइम पे जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। चाहे उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई डबल गेम है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है ईरान आगे से, ठीक है। और वो आगे से जवाब दे रहा है, ये जो ज़ायनिज़्म के जो दुश्मन है, ठीक है जी, ज़ायनिस्ट हैं, इनके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरी साइड से हम ये देखते हैं जो यूएस है उसने दोबारा से प्लेज किया, फिर से अहद किया, उसने कहा कि हम आयरन क्लैड हैं हम इजराइल के सपोर्ट में, जिसे हम कहते हैं ना सीसा पलाई हुई दीवार या शाना बशाना आप ये कह लें, ठीक है। आयरन क्लैड एक वॉर स्ट्रेटेजी थी, अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें क्या है कि वॉर के अंदर भाई ये जो लिबास होता है ना फौजी जो पुराने जमाने में पहना करते थे, आप अक्सर देखते हैं जो गेम्स होती है वीडियो गेम्स, उसके अंदर एक लोहे का लिबास पहना हुआ होता है कि आपकी बुलेट्स वगैरह लग के वापस चली जाती हैं, तो आयरन क्लैड उसे कहते हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है कि मैं इजराइल का आयरन क्लैड हूं, मैं उसका कवर हूं, मैं उसकी वो लोहे की शील्ड हूं कि जिसके अंदर से गोली नहीं गुजर सकती, यानी जिसके अंदर से इजराइल को कम से कम नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इजराइल को मैं ऐसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब क्यों? अब आप सोचें क्यों? सवाल यही है ना कि क्यों अमेरिका की ये पॉलिसी क्यों है
भारी बात है, इसके पीछे गेम है वही 1% वाली कि भाई 1% रिचेस्ट या 1% ये जो ज़ायनिस्ट हैं यही दुनिया को सारा गुलाम बना रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मैं इसकी ढाल बना हुआ हूं और अगर आपको इजराइल को कुछ करना है तो पहले मेरे तक आना होगा। इसलिए वो अपनी मिलिट्री भेजी हुई है, सब कुछ कर रहे हैं तबाही, और हम यहाँ पे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमानों को कब वो तबाह करें और शिया सुन्नी की गेम खेल रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर आप ये समझते हैं भाई सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, अगर आप ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्ड करेंगे या एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, जरा बात को समझिएगा। कोऑर्डिनेटेड अटैक का मतलब ये है कि बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर ईरान को अटैक करें या मुस्लिम ममालिक मिलकर करें या ओआईसी देखें कोई रोल प्ले करे, ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, अगर हम उसकी बात करते हैं, जो यूएई है उसकी बात करते हैं, तो वो तो ऑलरेडी जो है इस टाइम पे अगर आप देखें तो इजराइल के साथ जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इनके साथ आए हुए हैं, ठीक है। और सऊदी अरब भी अपने हालात को बेहतर करने जा रहा है अपने विजन 2030 के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से यूएई जो है उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, ठीक है। सो ये कंट्रीज जो सुन्नी कंट्रीज हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ईरान को प्रोटेक्ट करें। क्यों? हिजबुल्लाह टोटली जो है, अगर हम पिछले 10-20 साल में देखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सऊदी अरब और ईरान की है। और सऊदी अरब या सुन्नी इस्लाम ये समझता है कि ईरान जो है वो तबाही कर रहा है किसके थ्रू? हिजबुल्लाह के थ्रू। सो इसलिए सुन्नी इंटरेस्ट यही है कि हिजबुल्लाह तबाह हो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सच मैं आपको बता रहा हूं कि जो सुन्नी कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट यही है कि अगर हिजबुल्लाह को तबाह करता है इजराइल तो ये उनके लिए फायदा है, क्योंकि इससे शिया की जो ताकत है मिडिल ईस्ट के अंदर वो टूट जाएगी। और जो सऊदी अरब है या जो सुन्नी मुस्लिम है यूएई या आप कह लें सऊदी अरब, इनकी पावर बढ़ जाएगी। समझ गए ना? फिलहाल इनकी पावर को जो काउंटर किया जा रहा था इराक के अंदर, शाम के अंदर, ठीक है, लेबनान के अंदर, जॉर्डन के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? हिजबुल्लाह। लेकिन जब अब हिजबुल्लाह टूटेगी तो इन कंट्रीज को फायदा होगा। सो ऐसा कभी नहीं होगा आप अगर ये समझें कि सऊदी अरब या यूएई आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे ईरान के साथ मिलके, ऐसा नहीं है। बल्कि ये चाहेंगे कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो टूटे, उसको नुकसान हो, ताकि सुन्नी मुसलमान जो है वो यहां पे कम ताकतवर हो जाएं और ये जो प्रॉक्सी वॉर ईरान लड़ रहा था, ठीक है, इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म किया जा सके। इस टाइम पे उस टाइम पे डबल गेम चल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम सुन्नी शिया में फंसे हुए हैं और वो हमें मारते जा रहे हैं। पहले सुन्नियों के हमास को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद अब हिजबुल्लाह नॉन स्टेट एक्टर में कहा जाता है सबसे ज्यादा असलाह जो है उस टाइम पे हिजबुल्लाह के पास है, कि ईरान ने इसको बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ है, बहुत ज्यादा असलाह दिया हुआ है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों के लिए वैसे भी थ्रेट है, सुन्नी स्टेट्स के लिए, सॉरी मुसलमानों का बार बार मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, आई एम सॉरी, जो सुन्नी स्टेट्स हैं की बात कर रहा हूं, ठीक है। सुन्नी स्टेट्स जो हैं उनके लिए जो है वो हिजबुल्लाह थ्रेट था, इसलिए वो इस बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सो अमेरिका यहां पे ये कह रहा है कि भाई हम आयरन क्लैड हैं, हम इसकी शील्ड हैं, आप इजराइल को कुछ नहीं कह सकते। अभी भी वो खड़ा हो कहता है। अब वो जो बाइडेन साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिए, कहते हैं फुली सपोर्टिव ऑफ इजराइल। इससे ज्यादा और वो क्या कह सकता है बेचारा जो बाइडेन, इससे ज्यादा क्या कह सकता है कि वो कह रहे हैं मुकम्मल तौर पे हमारी जो हिमायत है वो हासिल है इजराइल को। अब वो बेचारा और क्या कहे, वो तो अपना व्हाइट हाउस शिफ्ट तो कर नहीं सकता जो है वो जेरूशलम के अंदर। तो यही है कि भाई वो दुनिया को थ्रेट दिए जा रहा है कि भाई कोई मुल्क भी, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरब है, कोई भी है, अगर वो हीरो बनने की कोशिश करेगा तो हम आगे से उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम इजराइल को कुछ नहीं होने देंगे। और हम इसलिए चुप करके बैठ के देख रहे हैं कि देखो क्या होता जा रहा है। इसलिए वो जो है वो क्लियरली व्हाइट हाउस जो है वो कह चुका है कि भाई जो है ना, हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अमेरिका जो है इस बात जो है आप देख ले, पहले भी उनके साथ था, अब भी उन्हें सलाह दे रहे हैं, अब भी साथ है, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे, ठीक है। अब आगे इलेक्शंस हैं, तो अब जब तक इलेक्शंस नहीं होते अमेरिका के अंदर अगले महीने में, तो फिर चीजें सामने आएंगी कि अब क्या कहानी यहाँ पे जो है वो बनने जा रही है। ईरान के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके क्या पॉलिसी अमेरिका की होगी, फिलहाल तक पॉलिसी वाज़ेह है और पॉलिसी का एक ही नाम है और वो है इजराइल। जो पॉलिसी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल की लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा। इजराइल की जो लॉबिंग है ज़ोनिज्म की, वही हम 1% की बात करें तो हम जैसे कहते हैं मल्टीनेशनल्स के मालिक ये हैं, सारा पैसा इनके पास है, बैंकिंग सिस्टम इनके पास है, ठीक है। तो इनकी लॉबिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर और बाकी यूरोप के अंदर। इसलिए जो फैसला ये करेंगे वही उनकी हुकूमतें फैसला करेंगी, ये उससे हटके फैसला नहीं करने देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा अफसोस का क्या हो सकता है।
हाउ हैव वर्ल्ड लीडर्स रिएक्टेड टू द ईरानियन अटैक? वर्ल्ड लीडर्स ने कैसे अटैक किया जी? सबसे पहले अगर हम इजरायली प्राइम मिनिस्टर की बात करें जो इंतहाई खबीस शख्स है, ठीक है, और इसी की वजह से ये जो वॉर लगी हुई है ये एक ज़ायनिस्ट खुद भी, ठीक है, और ये खुद उन 1% का हिस्सा है, या आप ये कह लें वो 1% के जो मालिक हैं इसके, ये उनका आगे आप कह लें कि पालतू है, ठीक है, नेतन्याहू। और नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाह रहा, पहले 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, इस बंदे ने नहीं मानी, ठीक है, जब 2001 के अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर जोर दिया गया तो इस बंदे ने उस टाइम पे भी जब ये मिनिस्टर था भी गड़बड़ की, और अब भी इसका पूरा इरादा यही है कि भाई जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन ना हो और ये पूरे का पूरा जो है वो फ़लस्तीन भी मेरा ही हो, ठीक है। इसीलिए अब ये जो है इसने टारगेट रखा हुआ है, और लास्ट दिसंबर में इन्होंने ये बात कही थी इसकी कैबिनेट ने कि भाई जो है अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, हमने हमास का सफाया कर दिया, ठीक है, अब हम जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर जाएंगे और हिजबुल्लाह का सफाया करेंगे, ताकि ईरान से हमें सबसे बड़ा थ्रेट है, ईरान जो है उसकी पावर को तोड़ा जा सके। तो ईरान की पावर को तोड़ने का एक ही तरीका है, फिलहाल ईरान की स्ट्रेटेजी जो थी उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर की स्ट्रेटेजी। जरा बात को समझिएगा, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बेसिकली एक ज्योग्राफी की टर्म है। ज्योग्राफी की टर्म के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई ये जो पैसिफिक ओशन है, क्या बहरे ओकेयानूस जो है, इसके किनारे पे जितने भी माउंटेन हैं वो लावे के पहाड़ हैं, वहां पे लावा निकलता है, वहां पे जलजले आते हैं और वो सारे का सारा एक रिंग ऑफ फायर बनाते हैं, ठीक है, इसको ज्योग्राफी में हम ये कहते हैं। इसी तरह से ईरान की स्ट्रेटेजी क्या थी? ईरान ने क्या किया हुआ था, इजराइल को लपेटा हुआ था, समझ गए हैं ना, एक रिंग ऑफ फायर उसके गिर्द। लेबनान की साइड से कैसे लपेटा हुआ था कि हिजबुल्लाह वहां से अटैक करता इजराइल के नॉर्दर्न साइड से तो उससे नुकसान पहुंचाता। इसी तरह से यहां से हौसियों को मिडिल ईस्ट के अंदर उसने इस्तेमाल किया हुआ था, यमन के अंदर, और हौसी यहां से अटैक करते थे इजराइल के अंदर, ठीक है, और इजराइल को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जाता था। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो रेड सी इनके कंट्रोल में था और यहाँ से अटैक कर दिया करते थे। इसी तरह से यहाँ पे जो हमास है, हमास हालांकि सुन्नी है लेकिन उसको भी असला या बाकी हेल्प जो है वो हमास की फुल टाइम ईरान ही करता रहा। सो मुख्तलिफ जो है वो एरियाज रखे हुए थे, चारों साइडों से कोशिश थी ईरान की कि किसी तरह से वो इजराइल के ऊपर जब भी उसे जरूरत पड़े या जब वो थ्रेट महसूस करे तो यहाँ से वो ट्रिगर दबाए, तो लेबनान की साइड से हिजबुल्लाह अटैक कर दे, वहां से हमास अटैक कर दे, यहाँ से हौसी अटैक कर दे, यहाँ से ये खुद कर दे। तो ऐसे में जो है, ठीक है, या जो है जो बॉर्डर के एरियाज है वहां के साथ से, तो ऐसे में हर साइड से अटैक किया जा सके, ये रिंग ऑफ फायर की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अब इसी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए जो है वो नेतन्याहू क्या कर रहा है जी, वो कहता है कि भाई हम तो सब कुछ करेंगे। इसलिए उन्होंने यहां पे सबसे पहले ये जो थ्रेट था एक साइड से हमास का, इसको खत्म कर दिया 80%, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट था, ये 2 सबसे बड़े थ्रेट हैं रिंग ऑफ फायर के। अब यहां लेबनान को भी वो क्या करेगा जी, लेबनान के अंदर घुस आया आपने देखा, और यहां पे हमास को तबाह करेगा, सॉरी हिजबुल्लाह को तबाह करेगा। तो हिजबुल्लाह को तबाह किया, इसका मतलब यह है कि 2 सबसे बड़े नॉन स्टेट एक्टर के जिनके पास सबसे ज्यादा असला और जो सबसे ज्यादा थ्रेट थे किसके लिए, इजराइल के लिए, और इनको कोई पूछ भी नहीं सकता था, ये ऑलरेडी बैन है दुनिया के अंदर। सो इनको खत्म करना इसका टारगेट है। उसके बाद अब हौसियों के साथ आपको पता है वॉर ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन हौसियों का फायदा ये है कि ये दूर हैं, ठीक है। अब हौसियों तक पहुंचना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए इजराइल यहां पे किसको यूज कर रहा है जी, अमेरिका को यूज कर रहा है, यूएस को और अपने तहादियों को यूज कर रहा है कि भाई आप जो है वो इसको हैंडल करो, तो आप इसको हैंडल करो, मैं इन 2 को हैंडल करता हूं, और साथ में ईरान की पावर को यहां पे तोड़ते हैं। क्योंकि ईरान में भी इतनी हिम्मत अभी फिलहाल नहीं है, जाहिर बात है, अगर इजराइल की बात करें तो उसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया को रन कर रहा है, तो ईरान के पास क्या है, ऑलरेडी 20 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं। सो इसलिए ईरान कभी भी डायरेक्टली जो है वो वॉर के अंदर नहीं जाना चाहेगा इजराइल के साथ, इसलिए उसने जो कब्जा के इलाके थे सिर्फ वहां पे अटैक किया, और दूसरा वो पहले से बता के अटैक कर रहा है ताकि भाई बहुत ज्यादा वॉर ना बने, समझ रहे हैं ना। सो ईरान की ताकत यहां पे तोड़ना मकसद है इजराइल का, इस रिंग ऑफ फायर को ब्रेक करना मकसद है, ताकि इस रीजन के अंदर जो है वो इसका कोई थ्रेट ना रहे और इसके थ्रेट जो है वो खत्म हो जाए। अब यूनाइटेड नेशन जो है अगर उसकी बात करते हैं तो वो ये कह रहा है भाई क्या किसी तरह से इस वॉर को खत्म किया जाए, 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाया जाए, लेकिन जाहिर बात है उसकी कौन सुनता है, वहां पे भी अमेरिका ही पावरफुल है। ईरानियन प्रेसिडेंट साहब कहते हैं भाई अगर आपने फिर से अगर अटैक किया तो हम आगे से फिर से जो है वो उसका जवाब देंगे। सो हमें मिला जुला रिस्पांस नजर आ रहा है, गो कि क्रिटिसाइज तो अब सभी कर रहे हैं। आपने देखा लास्ट टाइम जैसे उन्होंने डिवाइस से धमाके किए थे, लोगों को जो है वो वहां पे लेबनान के अंदर जो है उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
व्हाट कम्स नेक्स्ट? अब सवाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब यहां पे 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। अगर आप आगे का सोचेंगे तो आपको 2-3 डिफरेंट किस्म के सिनेरियो नजर आएंगे। लेट्स सपोज अगर हम सिनेरियो 1 की बात करते हैं, सिनेरियो 1 में ये है कि अगर हम ये कहते हैं ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अगर रीजन के अंदर रहता है तो फिर क्या हो सकता है। लेट्स सपोज अगर ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से रहता है और हम ये कहते हैं एक साइड पे इजराइल है, ठीक है जी, उसके अपोजिट में ईरान है, ईरान और इजराइल की वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑलरेडी लेबनान जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है जी, हमास जो है वो उसको तबाह किया जा चुका है। इसी तरह से अगर यहां से देखेंगे तो हौसी अटैक कर रहे हैं। सो ईरान अगर वॉर करेगा तो ईरान क्या करेगा, फुल फ्लेज यहां से भी उसकी कोशिश होगी कि हिजबुल्लाह जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करे, वो कि लीडर उनका शहीद हो चुका। इसी तरह से वो ये चाहेंगे कि हौसी भी यहां से अटैक करें, ठीक है। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी जो है पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस आग की लपेट में आ जाएगा, जो ऑलरेडी खैर आया हुआ है लेकिन वो मजीद लपेट के अंदर आ जाएगा। सिनेरियो 1 ये है। सिनेरियो 2 क्या हो सकता है, यहां पे अगर आप देखते हैं उसमें ये हो सकता है कि भाई ये इसी तरह से बैक एंड फोर्थ प्रोसेस चलता रहे। 4-5 महीने के बाद आगे से जो है वो इजराइल क्या करे, वो रिस्पॉन्ड कर दे ईरान के ऊपर, ठीक है, और फिर 4-5 महीने का गैप लेके ईरान कर दे। तो ये सिलसिला जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, कभी जंग चलती है कभी रुकती है, बॉर्डर के क्लैशेस चलते रहते हैं। तो ये सिलसिला एक सेफ साइड है और ये सिलसिला पहले भी चलता रहा, अब भी चलता रहे। नॉर्मली ये जो सेकंड सिनेरियो है ये मॉडल ज्यादा फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट के अगर हम पॉलिटिक्स देखते हैं हमें ऐसा ही नजर आता है, जैसे अरब इजराइल वॉर हुई, पहले हुई फिर रुक गई फिर स्टॉप, ये सिलसिला बार बार लगे रहते हैं। अब जैसे लेबनान के अंदर अगर ये दाखिल हुए हैं इजराइल वाले तो ये 2006 के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये वही काम कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं। सो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये वही प्रोसेस फॉलो होगा और सिनेरियो 2 के चांसेस ज्यादा हैं कि डायरेक्टली वॉर शायद ना हो ईरान की और इजराइल की, और इसी तरह से इनकी क्लैशेस चलते रहे और ये जो प्रॉक्सी वॉर है और इजराइल जो है वो इसी तरह से जो है वो किल करता रहे मुसलमानों को। सिनेरियो 3 क्या है कि ईरान के लिए अब ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, ईरान के लिए चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। अगर ईरान अपना सर्वाइवल चाहता है तो उसे हिजबुल्लाह को हर सूरत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी सालों की मेहनत है भाई। ईरान ने सालों उसको ट्रेन किया, उसके इंटरेस्ट के लिए वो लड़ते रहे, अब ईरान उसे छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ेगा तो वो लोग भी उसके खिलाफ होंगे, शिया आइडियोलॉजी भी ईरान की स्टेट के खिलाफ होगी कि आप बुज़दिल हैं, आप डर गए हैं। सो इसलिए ईरान शायद के कोशिश करे कि भाई अब इसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन कैसे करेगा? प्रोटेक्ट करने के लिए यही हो सकता है कि वॉर करे वो, ठीक है। तो वॉर तो वो कर नहीं सकता, या फिर वो ये कर सकता है कि भाई हौसियों को ज्यादा ज्यादा कहे कि भाई आप अटैक करो, ताकि एक साइड से इनका जो बॉर्डर के ऊपर ये कर रहे हैं लेबनान की साइड पे इनका जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो टेंशन, ये हो सकता है, ठीक है, अगर प्रोटेक्ट करता है। और फिर अगर एक और चौथा सिनेरियो ये है कि अगर बीच में रशिया, ठीक है जी, और साथ में चाइना इन्वॉल्व होते हैं, में भी ये चीजें जो है यहाँ पे स्टॉप हो सकती हैं और ये आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर रशिया और चाइना ईरान के साथ मिलकर स्टैंड लेते हैं और ईरान की यही कोशिश होगी कि भाई इनको साथ शामिल करके इजराइल को मजबूर किया जाए, क्या ये वर्ल्ड लीडर्स को, कि भाई लेबनान से वापस चले जाएं। अगर वो लेबनान से वापस चले जाते हैं तो जाहिर बात है हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इजराइल का मूड इस बार ऐसा नहीं लगता और लगता नहीं है कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो उसको छोड़ेगा और वो आगे ही जाएगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल हालात जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही मुश्किल है कि कैसे जो है वो इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और किस तरह से आगे वॉर फुल फ्लेज वॉर नहीं बनेगी। दुआन साहब क्या कहते हैं जी, एज अ रिजल्ट ऑफ द इजरायली अटैक्स गजा हैज बिकम द लार्जेस्ट सेमेट्री फॉर द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड। भाई सबसे बड़ा एक कब्रिस्तान बन चुका है दुनिया का, ठीक है, ये जो जुल्म हो रहा है वहां पे। तो खैर वो भी बातें ही कर रहे हैं, आपने देखा उनकी तरफ से, तुर्की की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा सॉलिड रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आया, ठीक है। अच्छा, रिस्क ऑफ लॉन्ग फियर्ड रीजनल वॉर राइजेस एज इजराइल ईरान स्वैप थ्रेड्स, ठीक है। इस टाइम पे जो सबसे बड़ी बहस है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो बहस एक ही है जो मुसलसल चली आ रही है। वो क्या है, क्या ये वॉर आगे बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट को अपने लपेट में लेगी? यहां पे क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स जो है वो डिवाइड हैं फिलहाल, और वो वेट कर रहे हैं कि देखते हैं इजराइल आगे से क्या रिस्पॉन्ड देता है। जैसे देखें, असैसिनेशन हुई हानिया की, अगर आपको याद हो तो उसके बाद ये कहा गया कि अब ये वॉर स्टार्ट होने लगी है, लेकिन ईरान ने वेट किया। जब ईरान को ज्यादा चोट पहुंची कि हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन से, तो उसने आगे से रिस्पॉन्ड किया। अब अगर दूसरी साइड से देखते हैं तो इजराइल इस टाइम पे वेट कर रहा है, क्या जी। अगर इजराइल जल्दी आगे से रिस्पॉन्ड करता है तो जाहिर बात है प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना बैक एंड फोर्थ की, ठीक है। तो ये जो बैक एंड फोर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसको रोकना है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरी साइड पे अमेरिका जब ये कह चुका, या जो बाइडेन साहब अपनी पॉलिसी जो है वो ये कह चुके, खदशे की शक्ल में शो कर चुके कि भाई मुझे लगता है कि वॉर बढ़ेगी, तो क्या पता वो जाते जाते ग्रेटर वॉर स्टार्ट कर दें, हो सकता है, क्योंकि अब जो बाइडेन तो जा रहा है भाई, नई हुकूमत आने लगी और ट्रंप के चांसेस भी हैं। सो सवाल ये है कि क्या नवंबर तक वेट होगा, नवंबर में अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शंस हो, ट्रंप साहब अगर जीतते हैं सपोज, या कमला हैरिस जीत जाती हैं, तो जो भी नई हुकूमत बनती है वो नई पॉलिसी वाजे करेगी और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कहा जाएगा इजराइल को कि हाँ हम आपको सपोर्ट करते हैं, फिर तो वॉर आगे बढ़ेगी और फिर हिजबुल्लाह की दवाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे वो ये कह देते हैं कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, सीज फायर करें, फिर जाहिर बात है हिजबुल्लाह बचेगी और फिर इजराइल को ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा, जाहिर बात है मानना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि मुसलमान इकट्ठे हों, जिसकी बाकी सब हो सकता है, मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते, ये चांसेस जो है बहुत कम बन रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ग्रेटर आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये मिसाइल अटैक जो है अब इसी तरह से वहां से रिस्पॉन्स आएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चलता जाएगा। इसलिए अब ये डिबेट है कि क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट नेक्स्ट इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर फिलहाल जो सबसे बड़ा अगर हम टारगेट देखते हैं तो वो टारगेट इजराइल इस टाइम पे क्या गेम कर रहा है, अगर उसकी बात करते हैं, ईरान को साइड पे रखते हैं और इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल बहुत क्लियर है इस बार अपने गोल्स के अंदर, अगर आप देखेंगे, ठीक है। और बहुत क्लियर क्या है अपने गोल्स के अंदर कि इजराइल को ये पता है कि उसके दो बड़े दुश्मन हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका एक ही है, खैर वो है ईरान, ठीक है। लेकिन ईरान के ऊपर पाबंदियां भी हैं, वो दूर भी है, उसकी पावर भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो उसकी पावर थी, राइट एंड लेफ्ट विंग उसकी पावर थी, राइट पे हमास था जिनको वो असला दे रहा था, ट्रेन कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, और लेफ्ट पे हिजबुल्लाह था, ये इसके दाएं और बाएं बाजू थे ईरान की। इन बाजुओं को इस बार इजराइल जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है कि भाई जब तक हम बाजुओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमें ईरान का थ्रेट रहेगा और ये बार बार हमले होते रहेंगे। सो इसलिए एक बार ही हम जो है वो इसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए दुनिया को उसने जो है लगाया हुआ है कि भाई आप सब्र कर जाएं, हम इनको खत्म करें, फिर हम किसी डील की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है वो तबाही हो चुकी है यहाँ पे, और अब आपने देखा कि जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं वो लेबनान में मजीद आगे बढ़ रही हैं, जमीनी कार्रवाई में भी, पहले जो है फिजाई कार्रवाई, जमीनी कार्रवाई, ठीक है। हाउ माइट दिस डेवलपमेंट इंपैक्ट्स ईरान रीजनल स्ट्रेटेजी। अब ईरान की रीजनल स्ट्रेटेजी क्या थी? ईरान की रीजनल स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी कि भाई वो चाहता था इराक के अंदर, क्या, शाम के अंदर, लेबनान के अंदर, या पूरे मिडिल ईस्ट में आप कह लें, लेकिन खास करके ये कंट्रीज जो हैं इनके अंदर जो है वो शिया इन्फ्लुएंस रहे। जाहिर बात है जब यहाँ पे शिया इन्फ्लुएंस रहेगा तब भी यहाँ पे उसकी पावर मिडिल ईस्ट के अंदर बनी रहेगी, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, वो पॉलिसी मेकर्स मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होता रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, अगर हालात हम देखते हैं, अगर हिजबुल्लाह जो है अगर वो खत्म हो जाती है या उसकी पावर टूट जाती है, इराक में, शाम में, लेबनान के अंदर पावर टूट जाएगी ईरान की। जब ईरान की पावर टूट जाएगी तो ईरान बजाय इसके कि अपने आप को मजीद पावरफुल करे, वो मजीद पीछे आ जाएगा और फिर ईरान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा और वो हूसी हैं। और अगर हूसियों को भी काउंटर कर लिया जाता है तो फिर ईरान बहुत कमजोर हो जाएगा और ऐसे में ईरान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए हैं ना? सो इसलिए इस टाइम पे अब ईरान की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? जो स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर काउंटर स्ट्रेटेजी आ चुकी है इजराइल की। अब बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे जो है चीजों को मैनेज किया जाए। अब ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो डिप्लोमेटिकली जो है वो प्रेशराइज करे, वाले के ऊपर प्रेशर डाले कि भाई किस तरह से कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया जा सके, ठीक है। या फिर जो है रशिया और चाइना को साथ में शामिल करके, आपको पता है रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है ईरान के, वो इवन यूक्रेन की वॉर के अंदर हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। तो किसी तरह से इस वॉर को जो है वो आगे बढ़ने से रोका जा सके ताकि उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ये मामला जो है वो इस टाइम पे चल रहे हैं जी। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जो पूरा मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये किस साइड पे जाता है, ठीक है, और मिडिल ईस्ट के अंदर क्या जो है वो हालात बनते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये कहें, आप अगर एग्जाम पॉइंट से बात करें कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है, खैर ये क्वेश्चन इस टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के जो अपने इंटरनल हालात हैं वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता तो किसी की मदद क्या करेगा। बेसिकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें भी, पाकिस्तान किसके साथ है जी? पाकिस्तान है सऊदी अरब के साथ, सीधी सी बात है, सऊदी अरब के साथ है ना, सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ। तो यूएई और सऊदी अरब दोनों का ही इंटरेस्ट इसमें है कि ईरान कमजोर हो, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो रिकॉन्सिलेशन कर चुके हैं। रिकॉन्सिलेशन में दुश्मन जितना कमजोर हो उतना ज्यादा फायदा होता है, ताकि आपको ग्रेटर थ्रेट खत्म हो जाता है। इसलिए ग्रेटर थ्रेट सऊदी अरब का और यूएई का तभी खत्म होगा जब ईरान कमजोर होगा। ये जो इजराइल कर रहा है उससे तो फायदा हो रहा है एक किस्म का सऊदी अरब को और यूएई को। चाहे हम ये देखें कि ये मुस्लिम ब्लॉक है, ये ना देखें ये नेशनल
इंटरेस्ट की गेम है। तो नेशनल इंटरेस्ट की गेम में अगर आप ये बात करें, ये सूट करता है कि भाई पाकिस्तान को भी ये सूट करेगा। अगर आप देखेंगे तो जाहिर बात है यहां पे भी जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तानी भी ये कहेंगे ठीक है भाई शिया को कमजोर करो, समझ गए है ना। सो यहां पे ये प्रॉब्लम है। और दूसरा, पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है भाई। यहां पे तो आपको पता है हम एक झंडा लेके फलस्तीन का नहीं निकल सकते। अल्टीमेटली जो पॉलिसी आएगी सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से वही होगी। और सऊदी अरब और यूएई को पॉलिसी कौन देगा? वो कौन है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पॉलिसी देगा, जो वही पॉलिसी यहां पे होगी। तो अमेरिका ने क्लियर कट कह दिया फुली फुली फुली। सो इसका मतलब किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं होने लगी कि वो आगे बढ़ के देखे। तो ये तो अपने मसले मसाइल में जो है वो उस टाइम पे लगे हुए हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी।